हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। देखो, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। और जो टॉपिक है वो है हमारा जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की जो वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुका है। तकरीबन 22 सितंबर से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे चल रहे हैं। ठीक है, हमारे ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो तो हमारे मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। टोटल 80 कैंडिडेटों ने ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट ले लिया है। इसके अलावा यदि आप कॉलेज लेक्चर के थर्ड पेपर का हर 5 दिन के अंतराल पर अपना बहुत वास्तविक तरीके से मूल्यांकन करना चाहते हो तो आप हमारा जो थर्ड पेपर है उसका मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम टोटल 20 मॉक टेस्ट करवाएंगे आपको बहुत ही शानदार तरीके से। इसमें टोटल 800 प्लस कैंडिडेट ऐड हो चुके हैं। कितने? 800 प्लस कैंडिडेट ऐड हो चुके हैं। और ज्योग्राफी के में हमारे 80 प्लस कैंडिडेट ऐड हो चुके हैं, जिसमें ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर के 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको और सेकंड पेपर के 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिनमें से 5 मॉक टेस्ट रहेंगे आपके यूनिट वाइज, ध्यान रखना। ठीक है, और बाकी के मॉक टेस्ट रहेंगे आपके कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर सारा ध्यान रखे हैं पेपर के लेवल का, पेपर पैटर्न का। ठीक है, आप यदि मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 78 91 35 0470, 7891350470, 78 91 35 0470। इनके ऊपर हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं मॉक टेस्ट देने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि एक प्रकार की ग्रामीण बस्ती कामपुंग निम्नलिखित में से किस एक देश में पाई जाती है? चीन में, मलेशिया में, फिलीपींस में या कंबोडिया में? बताओ, एक प्रकार की ग्रामीण बस्ती कामपुंग निम्नलिखित में से किस एक देश में पाई जाती है? चीन, मलेशिया, फिलीपींस व कंबोडिया। तो ध्यान रहे, यहाँ पर सही आंसर आएगा मलेशिया में। ठीक है, जो कामपुंग बस्ती है वो कहाँ पर पाई जाती है? मलेशिया में पाई जाती है। और कामपुंग क्या है? एक ग्रामीण बस्ती है। ठीक है, जो मलेशिया में पाई जाती है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा, ध्यान रहे, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, एक साइड ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप है, दूसरी साइड संबंधित अवस्थाएं हैं, अवस्थान है, बाण है, शतरंज पट है, वृत्तीय है, पंखा है, संबद्ध अवस्थान में डेल्टा है, झील है, पर्वतीय ढलान है, समकोण पर सड़क क्रॉसिंग है, नदी के मोड़ से मिलने वाली नदियाँ हैं। देखो, हमारे जो ये मॉक टेस्ट ना वो एप्लीकेशन पर होते हैं। वहाँ पर आपको पूरा सिस्टमेटिक वे में पूरा टाइमिंग के अकॉर्डिंग पेपर होता है। जैसे पेपर कंप्लीट होता है उसके बाद आप जैसे सबमिट करोगे तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने सही हुए। उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा सही हुआ। जो गलत हुआ उसका रियल आंसर क्या था, वो क्यों था। ठीक है, आप उसका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐड किया है। तो इस क्वेश्चन में ये इस तरीके से 4 ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर हम यदि देखें तो यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है? देखो, यहाँ पर सही आंसर होने वाला है ये वाला। ठीक है, अब बताओ, पंखा डेल्टा से संबंधित है और वृत्तीय झील से संबंधित है। ठीक है, नदी के मोड़ से मिलने वाली नदी, ये कोई नदी का मोड़ है और यहाँ पर कोई नदी आकर मिलती है, तो ये क्या होगा? एक बाण की तरह बन गया। किसकी तरह? बाण की तरह। इसके अलावा शतरंज, समकोण पर सड़क क्रॉसिंग, यदि ये समकोण है, इस समकोण पर सड़क क्रॉसिंग, इस तरीके से शतरंज पट बनता है। डेल्टा, जो डेल्टा होता है, जो नदी का डेल्टा होता है, वहाँ पर नदियाँ छोटी छोटी वितरिकाओं में या छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से। और इनके चारों तरफ क्या बन जाते हैं? जब अधिवास बन जाते हैं, मकान बन जाते हैं, तो वो एक पंखा के समान आकृति बन जाती है। और वृत्तीय में आती हैं कि जब किसी झील के चारों तरफ, जब किसी झील के चारों तरफ अधिवास बस जाते हैं, मकान बन जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वृत्तीय प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्राइमेट सिटी का नियम प्रतिपादित किया था? कोल सावर ने, बोमैन ने, जेफरसन ने या क्रिस्टोलर ने? तो ध्यान रखना, प्राइमेट सिटी शब्द का संबंध है जेफरसन से। किससे? जेफरसन ने। तो देखो, प्राइमेट सिटी का नियम भी किसने दिया था? जेफरसन ने दिया था। प्राइमेट सिटी शब्द का प्रयोग भी किसने किया था? जेफरसन ने किया था। प्राइमेट सिटी शब्द का प्रयोग जेफरसन ने किया, प्राइमेट सिटी का नियम जेफरसन ने दिया।
अनेक परिवहन मार्गों के अभिसरण पर बस्तियों के निम्नलिखित प्रतिरूपों में से किस एक के विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? वृत्तीय, रेखीय, आयतनीय या ताराकृतिक? बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सही आंसर होगा ताराकृतिक। देखो क्वेश्चन में क्या था कि अनेक परिवहन मार्गों के अभिसरण पर बस्तियों के निम्नलिखित प्रतीक रूपों में से किस एक के विकसित होने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो वो है ताराकृतिक। ताराकृतिक का मतलब जैसे बहुत सारी सड़कें आपस में आकर मिल रही हैं इस तरीके से, जैसे इस साइड से सड़क आई, इस साइड से आई, इस साइड से आई, इस साइड से आई, इस साइड से आई, इस साइड, इस तरीके से जब बहुत सारी सड़कें एक केंद्र की ओर, एक बिंदु की ओर अभिसरित होती हैं, एक बिंदु की ओर आती हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? जब इसके चारों तरफ बस्तियाँ बन जाती हैं, क्या होता है जब इन रास्तों के किनारों पर मकान बन जाते हैं, इस तरीके से मकान बन जाते हैं यहाँ पर, तो हम इसको क्या कहते हैं? ताराकृतिक प्रतिरूप कहते हैं। एक तारे के समान, एक स्टार के समान बन जाता है। निम्नलिखित देशों में से किस में उनकी कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिरूप का प्रतिशत अधिकतम है? बताओ निम्नलिखित देशों में से किस में उनकी कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड या अमेरिका? तो देखो नगरीय जनसंख्या का परसेंट सर्वाधिक है न्यूजीलैंड में। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो न्यूजीलैंड में कितनी प्रतिशत नगरीय जनसंख्या निवास करती है। 50%, 70%, 90%, 95%, कितना परसेंट निवास करती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रवर्सन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने गुरुत्व मॉडल का संरूपण किया जो जनसंख्या, आकार, दूरी और प्रवर्सन के बीच संबंध का निर्देशन करता है? जिफ ने, मिलर ने, माल्थस ने या जेलेंस्की ने? इस क्वेश्चन का आंसर दो। जिफ आएगा, मिलर आएगा, माल्थस आएगा या जेलेंस्की आएगा? बताओ बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर आएगा जिफ। देखो हमें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, जो गुरुत्व मॉडल है वो किसने दिया था? जिफ महोदय ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुत्व मॉडल से रिलेटेड बात हो रही है। हमें यदि ये नहीं पता पूरा का पूरा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस कीवर्ड को समझ के भी आंसर दे सकते हो, क्योंकि गुरुत्व मॉडल किससे संबंधित है? जिफ से संबंधित है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये इस टाइप से क्वेश्चन है, भारवाही पशु लामा कहाँ पाए जाते हैं? बताओ भारवाही पशु लामा कहाँ पाए जाते हैं? तिब्बत में, आर्कटिक में, आल्प्स में, एंडीज में। और जब ये एप्लीकेशन पर आप मॉक टेस्ट दोगे तो वहाँ पर आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आज भी मॉक टेस्ट है, आज भी मॉक टेस्ट है क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी का। तो यदि आप देना चाहो तो आप बैच ले सकते हो, नाम मात्र चार्ज है। जैसे ही आप पे करोगे तुरंत मैं आपको एक अपनी एप्लीकेशन आईडी बना के दे दूंगा आपकी। ठीक है, आपकी मैं एक एप्लीकेशन आईडी बना के दे दूंगा, फिर उसके बाद आप मेरे ऐप को इंस्टॉल कर लेना और वहाँ पर आप अपनी ये एप्लीकेशन आईडी लगा देना, आपका ऐप खुल जाएगा, आपका बैच खुल जाएगा। फिर आप सारे मॉक टेस्ट बिल्कुल अकॉर्डिंग टू टाइम दे सकते हैं और अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर 10 पेपर फर्स्ट पेपर के होंगे, 10 पेपर सेकंड पेपर के होंगे। टोटल 1500 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे आपको, 1500 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे आपको। हर क्वेश्चन का कम से कम 1 से 2 लाइन का तो डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो यदि 3000 क्वेश्चन हमें इन 2 मॉक टेस्टों से मिल रहे हैं, 20 मॉक टेस्टों से हमें 3000 क्वेश्चन मिल रहे हैं, दूसरी साइड इनके सॉल्यूशन से हमें 3000 क्वेश्चन मिल रहे हैं। टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 6000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपका सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखो भारवाही पशु लामा है जो एंडीज पर्वत क्षेत्र में पाया जाता है। देखो एंडीज और रॉकीज 2 पर्वतीय क्षेत्र है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में, रॉकीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में। जब हम इस तरीके से चाइना का मानचित्र जब हम इस तरीके से दक्षिण अमेरिका का मानचित्र बनाते हैं तो यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, यहाँ पर चिली है अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में। शिरस्य सूचकांक के परिकलन का कौन सा सूत्र है? बताओ शिरस्य सूचकांक का के परिकलन का सूत्र क्या है?
आपको बताना है कि शीर्ष सूचकांक किस तरीके से निकाला जाता है। शीर्ष की अधिकतम चौड़ाई बटा शीर्ष की अधिकतम लंबाई मल्टीप्लाई 100, शीर्ष की अधिकतम लंबाई बटा शीर्ष की अधिकतम चौड़ाई मल्टीप्लाई 100, शीर्ष की परिधि बटा शीर्ष की अधिकतम चौड़ाई मल्टीप्लाई 100, शीर्ष की परिधि बटा शीर्ष की अधिकतम लंबाई मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर होगा चौड़ाई बटा लंबाई मल्टीप्लाई 100। और जब आप नासिका सूचकांक निकालोगे तो वो भी इसी तरीके से निकलेगा, वहाँ पर होगा नाक की चौड़ाई बटा नाक की लंबाई मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो शीर्ष सूचकांक का सूत्र है सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई मल्टीप्लाई 100। नासिका सूचकांक में आएगा नाक की चौड़ाई बटा नाक की लंबाई मल्टीप्लाई 100। निम्नलिखित देशों में से कौन से एक में सर्वाधिक सघन जनसंख्या है? बेल्जियम में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर नीदरलैंड में? बताओ, सर्वाधिक सघन जनसंख्या बेल्जियम में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, नीदरलैंड में? आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर हम बता दें सर्वाधिक सघन जनसंख्या, सघन जनसंख्या का मतलब है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है। तो इन सभी देशों में देखी जाए तो वो सबसे ज़्यादा है नीदरलैंड में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो कि कौन सा युग्म सुमेलित है? सान, सेमोइड, बुद्धू, याकुत, कालारी मरुस्थल, साइबेरिया, उत्तरी पूर्वी एशिया, लीना द्रोणी। आपको सुमेलित करना है कि यहाँ पर कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पर सही है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। देखो सान है जो कालारी मरुस्थल में रहती है, सेमोइड साइबेरिया में रहते हैं, याकुत लीना द्रोणी में रहते हैं, और बद्दू जनजाति है जो अरब के मरुस्थल में रहती है। ठीक है, कहाँ पर रहती है? अरब के मरुस्थल में, पश्चिमी एशिया में बद्दू जनजाति रहती है जो मुख्यतः ऊंट पालने का काम करती है। निम्नलिखित देशों में से किस एक में मानव जातीय समुदाय केरल, कांची, चीन निवास करती है? तो यहां पर आएगा म्यांमार। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, सारे क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर आपको जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से देश का है, उससे कम कौन से देश का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से देश का है। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो यहाँ पर है प्यारे साथियों नीदरलैंड का फर्स्ट पोजीशन, दूसरी पोजीशन पर है बेल्जियम, तीसरी पोजीशन पर है इटली और चौथी पोजीशन पर है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर कितना है ये सारा मैंने वहाँ पर सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, सब कुछ आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में मिल जाएगा। उत्प्रवास के फलस्वरूप रोजगार के अवसरों तथा मजदूरी की दरों में वृद्धि होती है, परंतु विनियोग में ह्रास होता है। कारण सामान्यतः नवयुवक प्रवासित होते हैं और उत्प्रवास वाले क्षेत्र में बच्चों एवं वृद्धों की संख्या की अपेक्षा युवकों की संख्या कम होती है। कथन ए और कारण आर दोनों है यहाँ पर। बताओ, ये 4 ऑप्शन आपके पास कि कथन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, कथन ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, कथन ए सही है आर गलत है, कथन आर गलत है ए सही है। तो देखो यहाँ पर सही आंसर होगा, देखो बातें तो दोनों सही हैं। देख, उत्प्रवास के फलस्वरूप रोजगार के अवसरों तथा मजदूरी दरों में वृद्धि होती है, बात बिल्कुल सही है। जब लोग एक स्थान से छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे, भाई साहब यहाँ से कोई उत्प्रवास करके यहाँ गया, ठीक है, तो उत्प्रवास कहाँ पर हुआ? यहाँ पर हुआ उत्प्रवास। तो यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर भाई साहब रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब लोग यहाँ से काम करने वाले लोग यहाँ इस जगह को छोड़कर यहाँ पर चले जाएंगे तो यहाँ तो रोजगार की कमी आ जाएगी थोड़ी, यहाँ पर रोजगार की क्या हो जाएगी? अवसर मिलने लग जाएंगे, यहाँ पर रोजगार बढ़ जाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं हम। विनियोग में ह्रास होगा, बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा यदि हम बात करें, सामान्य नवयुवक प्रवासित होते हैं। देखो ये ध्यान रखना, प्रवास कौन करता है? जो नवयुवक है, जो कमाने वाले हैं। कम एज के बच्चे भी प्रवास नहीं करते और ज़्यादा एज के वृद्ध लोग भी प्रवास नहीं करते। प्रवास कौन करता है? जो मीडियम एज में, जो एवरेज औसत आयु में है, जैसे किशोरावस्था में या नवयुवक है। उत्प्रवास वाले क्षेत्र में बच्चों एवं वृद्धों की संख्या अपेक्षा युवकों की संख्या से कम होती है। ठीक है, जो ये वाला क्षेत्र यहाँ पर क्या होता है?
जो उत्प्रवास वाला क्षेत्र है उसमें बच्चों एवं वृद्धों की संख्या अपेक्षा युवकों की संख्या से कम होती है, और जब ये सारे के सारे नवयुवक यहाँ से निकल कर यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा पनप जाएंगे। यहाँ पर मिलान करना है कि ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, द ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, टिवार्थ, क्लार्क, जेलेंस्की और स्टैम्प। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मैं मिलान करके बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी जेलेंस्की की है, ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन टिवार्थ का है, द ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ स्टैम्प की है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्लार्क की है। ठीक है, ये हमें इस तरीके से इसको सुमेलित करना है। और फिर से बोल रहा हूँ, टोटल पेपर होने तक 10 मॉक टेस्ट तो होंगे भाई साहब, कॉलेज लेक्चर के थर्ड पेपर के, कॉलेज लेक्चर के फर्स्ट पेपर के। ज्योग्राफी में 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपरों के 10-10 पेपर होंगे, हर पेपर में 150 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 3000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 20 मॉक टेस्ट होंगे, जिसमें 10 फर्स्ट पेपर के, 10 सेकंड पेपर के। आप चाहो तो ले सकते हो, अभी बिल्कुल नाम मात्र चार्ज है, बिल्कुल नाम मात्र चार्ज है, जो हर कोई पे कर सकता है। ठीक है, और हर क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन मिलेगा एप्लीकेशन में, यहाँ पर नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन में आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। टोटल आपको 3000 + 3000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि 3000 तो टोटल क्वेश्चनों से मिल रहे हैं, 3000 इनके डिस्क्रिप्शन से मिल रहे हैं। फिर हम थोड़ा आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। बद्दू का आश्रय खेमास के नाम से जाना जाता है, खिरगिज का आश्रय क्राल के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर के बकरवालों के पशुगृह कोठा के नाम से जाने जाते हैं, इन्यूट का आश्रय इग्लू के नाम से जाना जाता है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। देखो यहाँ पर पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। अब मैं बताता हूँ ये गलत क्यों है। ठीक है, यहाँ पर देखो जो बद्दू जनजाति है जो अरब के मरुस्थल में रहती है उसका आश्रय खेमास कहलाता है, और जो जम्मू कश्मीर के बकरवाल जनजाति है इनके जो पशु गृह होते हैं जिनमें ये अपने पशुओं को रखते हैं उसको कोठा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोठा, कोठा, ध्यान रखना, कोठा कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो इग्लू है वो एस्किमो जनजाति के जो मकान है उनको इग्लू कहते हैं, और मसाई जनजाति के मकानों को क्राल कहते हैं। जो मसाई जनजाति है उसके मकान को क्राल कहते हैं। मसाई जनजाति मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, और एस्किमो जनजाति आपको पता है कहाँ पर पाई जाती है। एस्किमो जनजाति जो ग्रीनलैंड, कनाडा, जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है उसमें पाई जाती है, और इनके मकानों को इग्लू कहते हैं। मानव की गतिविधियां जीव भौतिक पर्यावरण से अनुकूलित और कभी कभी निर्धारित होती है, यह संबंधित है नव नियतिवाद से या नव निर्धारणवाद से या न्यू डिटर्मिनिज्म से। देखो सबसे पहले आया था संभववाद, निश्चयवाद और नव निश्चयवाद। ये 3 अवधारणाएं, निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। ठीक है, यहाँ पर एक हर समूह खुद का पक्ष रखता था। जैसे हम बात करें निश्चयवादियों की, निश्चयवादी क्या मानते थे, आपको चलो कमेंट करके बताना है यहाँ पर कि निश्चयवादियों का विचार क्या था और संभववादियों का विचार क्या था। यहाँ पर नव निश्चयवादियों का विचार क्या था मैं बता देता हूँ। देखो नव निश्चयवादियों का मानना था कि ना तो प्रकृति स्वामी है और ना ही मानव स्वामी है, ना प्रकृति मानव के ऊपर विजय कर सकती, ना मानव प्रकृति के ऊपर विजय कर सकता। मतलब नव निश्चयवाद ने क्या किया, संभववाद और निश्चयवाद के बीच में एक संतुलन बना दिया। ठीक है, तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि निश्चयवादियों का क्या मानना था और संभववादियों का क्या मानना था। जैंथोडेरोन्स नामक शब्द किसके त्वचा के रंग हेतु प्रयुक्त होता है? बताओ, जैंथोडेरोन्स नामक शब्द किसके त्वचा के रंग हेतु अनुप्रयुक्त होता है? कोकेसी, निग्रोकल्प, मंगोकल्प, ऑस्ट्रेलिया। बताओ, ऑस्ट्रेलिया प्रजाति आएगा, ऑस्ट्रेलाइड बोल सकते हो उसको, मंगोकल्प आएगा, निग्रोकल्प आएगा या कोकेसी आएगा। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, जो जैंथोडेरोन्स शब्द है वो किससे संबंधित है? मंगोकल्प से संबंधित है। किससे? मंगोल कल्प से संबंधित है। उसके बाद हम आगे बात करें, सभ्यता साधारण जलवायु प्रतिकूलता की उपज है, यह कथन किसका है?
हंटिंगटन का है, ब्रुन्स का है, डिकिंसन का है या स्मिथ का है? तो देखो हंटिंगटन मोदिया ने कहा था कि सभ्यता है ना जो साधारण जलवायु प्रतिकूलता की उपज है। ठीक है, सभ्यता साधारण जलवायु प्रतिकूलता की उपज है, किसने कहा था? हंटिंगटन ने कहा था। फिर हम थोड़ा आगे बात करते हैं। मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है, उपयुक्त कथन दिया गया था। तो मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है, ये सैंपल मोदिया ने कहा था। किसने? सैंपल मोदिया ने। अब आपको बताना है कि सैंपल मोदिया निश्चयवाद के समर्थक थे, नवनिश्चयवाद के समर्थक थे या संभववाद के समर्थक थे? ये आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करो तथा दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करो। उत्तर औद्योगिकी नगर मूलतः बहुकेंद्रीय होता है। कारण आर, अब केंद्रीय व्यापार क्षेत्र एकमात्र आकर्षण का बिंदु नहीं रहा है, आकर्षण का बिंदु नहीं रहा है। देखो ये वाली जो मिस्टेक है ना, ये आपको इस पीडीएफ में मिल रही है, एप्लीकेशन में नहीं मिलेगी। उसका कारण मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एप्लीकेशन पर जब पेपर अपलोड होता है तो उसके बाद हमें एडिट करना होता है, वहाँ पर एडिट करते हैं, बल्कि यहाँ पर मैंने एडिट नहीं किया। ठीक है, और पेपर आपको पता है पीडीएफ में रहता नहीं है, क्योंकि पेपर पीडीएफ में मैं कभी प्रोवाइड नहीं करवाऊँगा। अब पीडीएफ में पेपर प्रोवाइड करवाने तो थोड़ी प्राइवेसी की इनकी समस्या होती है। ठीक है, तो ये जो शब्दों की छोटी छोटी मिस्टेक है ये आपको टेलीग्राम पर, वो एप्लीकेशन पर नहीं मिलने वाली। ग्रामीण नगरीय शांतता की संकल्पना किसने दी थी? तो पहल मोदिया ने दी थी। उसके बाद हम आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानव भूगोल से संबंधित है? तो जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है वो मानव भूगोल से संबंधित है। देखो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। लैटिफंडियम प्रकार की ग्रामीण बस्तियां बहुतायत में पाई जाती हैं। बताओ, लैटिफंडियम प्रकार की ग्रामीण बस्तियां बहुतायत में पाई जाती हैं कहाँ पर? ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में। ये फॉर्मूला है कि जॉर्ज जिफ की श्रेणी आकार प्रणाली यह अनुवर्णित करती है कि आर शहर की जनसंख्या एवं सबसे बड़े शहर की जनसंख्या के बीच संबंध होगा 1/√r, 1/r², 1/r, 1/r की क्यूब। तो ये होगा 1/r। देखो इस तरीके से टोटल सारे क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन। मैं दिखा देता हूँ 150 क्वेश्चन। ये 109 आ गया, ये 111 आ गया। आप अपना बिल्कुल वास्तविक तरीके से मूल्यांकन करना चाहते हो, आप अब की बार 100% सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप ज़रूर इन मॉक टेस्टों को ज्वाइन करें, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं सारे मॉक टेस्ट। ठीक है, टोटल आपके 6000 के आसपास अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार होंगे। बिल्कुल नाम मात्र चार्ज है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891 बिल्कुल नाम मात्र चार्ज है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।